हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ये बहुत सारे पेज हैं, वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, तो लेकिन आपका सारा जो एग्ज़ाम में आने वाला डेटा होगा वो सारा इसमें जो है लिया गया है। तो आप वीडियो को जो है पूरी तरीके से देख लें। लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज़ भी और बहुत सारी ज़रूरी बातें भी बताने वाला हूँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई आपको इस तरीके से कोई गलती नज़र आती है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो उसका कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वारी हो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बहुत कुछ जो है वो लेने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन ली जाएगी। उसके बाद ब्रिटेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, मींस कि इंडस्ट्रियल नेशन सबसे पहला कौन था, वो ब्रिटेन था, और कैसे था और क्यों वो बना, वो सारा हम इसमें बताएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो है वो किस तरीके से इंडस्ट्री रही है, क्यों रही है और कैसे रही है, कब से शुरू हुई है, वो इसमें बताया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे इंडिया के अंदर प्लान्स शुरू हो गए हैं। तो जो 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान जो शुरू हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्लान हैं। तो उसके बाद नीति आयोग, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में ही आता है। सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ये भी हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल रहता है, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये भी हम इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इट रेफर्स टू प्रोसेस, ये प्रोसेस को रेफर करता है, लेकिन किस प्रोसेस को? प्रोसेस चेंज को। इन द टेक्नोलॉजी, किसके अंदर? टेक्नोलॉजी के अंदर। यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, तो जब हम टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रोसेस करती है किसकी? चेंजिंग की। लेकिन किसके अंदर? टेक्नोलॉजी के अंदर। और टेक्नोलॉजी हम किसको यूज़ करते हैं? टेक्नोलॉजी क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स और सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, यह आपको पहला पॉइंट याद रहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हो वो प्रोड्यूस क्या करती है? वो हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमें रेफर टू प्रोसेस ऑफ चेंज जो है वो लाती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे चलेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री जो है, जो स्टार्ट जब जहाँ से हुआ, तो ये एक डेवलपमेंट की एक स्टोरी है, क्योंकि इसमें इसमें डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है। जब भी जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, वहाँ पर जो है इकॉनमी के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड्स, जीडीपी आपने ज़रूर सुना होगा। तो जीडीपी जो है, अगर बढ़ाने का कोई तरीका सोर्स है, तो वो पहले जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम ज़रूर आगे और पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसके बारे में कंसेप्ट यहीं से होना चाहिए, तब आपको और भी बहुत सारी बातें जो आगे याद आएंगी और समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। आधी छोड़कर ना जाएं, वरना आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अब हम इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। टुडे वी टुडे वी हेयर द वर्ड इंडस्ट्री। आज हमने इंडस्ट्री का वर्ड सुना, या इंडस्ट्रियल सिस्टम सुना है। आज जस्ट थिंक ऑफ देम, तो इंडस्ट्री के बारे में हम आज सोचते हैं या सुनते हैं, लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी सोचते हैं। वो ऑटोमेटिकली रिकॉल टू आवर माइंड्स अ पिक्चर ऑफ ह्यूज मिल्स आर फैक्ट्री फिटेड विद giant मशीन्स एंड एम्प्लॉइंग हंड्रेड ऑफ मैन। हम ये सोचते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत जिसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं, जिसमें जो है बहुत सारे मतलब बहुत सारी मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनको हम इंडस्ट्री समझें। लेकिन ये हमारे माइंड के अंदर जो है एक गलत फहमी है, गलत भी है। लेकिन अब हम
इसको एनालाइज करेंगे कि ये गलत है या सही है, तो क्यों हमारे माइंड के अंदर जो है ये चीज़ क्यों आती है, हम दूसरी चीज़ों को प्रेफर क्यों नहीं करते, एंड हम इन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं, मिल्स को, फैक्ट्रीज़ को, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो काम करते हैं। तो मैं आगे आगे और आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इंडस्ट्रीज जो है वो होती क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे, कहते हैं कि होएवर इवन प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री मैन वाज इंडस्ट्रीज। मीन्स कि जब इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई तो तब इंडस्ट्रीज़ किसको माना जाता था, वो इंसानों को माना जाता था, और इंसान ही एक इंडस्ट्री है। ही वॉज इंगेज इन सम इंडस्ट्री, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो इंगेज होता था। however crude and undeveloped that may have been in comparison to modern history। तो वो जो हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, जो मैं आपको पीछे बताया कि हम जो सोचते हैं कि इंडस्ट्री जो है बहुत सारे लोग या बहुत सारी फैक्ट्रीज मशीनरीज हों, लेकिन अब हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से पता चलता है कि एक वक्त में जो है वो एक इंसान इंडस्ट्रीज हुआ करता था, लेकिन अब जो है हम इसको कंपैरिजन करेंगे किसके अंदर, मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर। तो आगे दूसरा है कि वी डिफाइन मैन एज अ रेशनल एनिमल। तो हम जो है वो डिफाइन करते हैं इंसान को क्या, रेशनल एनिमल, लेकिन बट वी हैव मे इक्वल डिफाइन हिम विद फुल जस्टिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियस एनिमल। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि इंसान आदमी जो है उसको सोशल एनिमल भी कहा गया है, लेकिन सोशल एनिमल के साथ साथ उसको रेशनल एनिमल भी कहा गया है, उसके साथ साथ उसको एन इंडस्ट्रियल एनिमल भी कहा गया है। तो ये आपको पता चलेगा कि ये आप सोचते होंगे कि ये इंडस्ट्रियल एनिमल क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई है वो इंसानों से स्टार्ट हुई, और इंसान जो है इसके अंदर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से रेशनल एनिमल्स, बट वी में इक्वली डिफाइन हिम विद फुल जस्टिफिकेशन एज एन इंडस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि वो ये सारा सिस्टम चलाते हैं। तो यहाँ मैं आपको और बताऊँगा कि दस वी फाइंड दैट द हिस्ट्री इज़ एज लॉन्ग एज हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर 3 वर्ड। हिस्ट्री आज की नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हिस्ट्री आज की नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। तो फ्रेंड्स पहला पार्ट जो है वो एंशिएंट इंडस्ट्री, दूसरा है मेडिवल इंडस्ट्री, और तीसरा है मॉडर्न इंडस्ट्री। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे एक एक करके कि एंशिएंट इंडस्ट्री क्या है, मेडिवल इंडस्ट्री क्या है, और मॉडर्न इंडस्ट्री क्या है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि एंशिएंट इंडस्ट्री क्या है। एंशिएंट इंडस्ट्री फॉर फूड द प्रिमिटिव मैन यूज टू हंट एनिमल। पहले ज़माने के लोग जो थे वो क्या करते थे, वो अपने खाने के लिए, अपनी खुराक के लिए जो है वो एनिमल यानी जानवरों को शिकार करते थे। एंड गैदर वाइल्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट, और इकट्ठा करते थे क्या, वाइल्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। फॉर हंटिंग दे एम्प्लॉयड बो एंड एरो। तो वो क्या करते थे, वो शिकार करने के लिए बोस और एरोज का इस्तेमाल करते थे। तो वो किस चीज़ का बनाते थे, वो या तो पत्थरों का बनाते थे या लकड़ी का बनाते थे। एंड सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स मेड बाय शार्पिंग स्टोन। तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो बनाते थे वो क्या होते थे, शॉप्स होते थे, या मीन्स के तेज़ पत्थरों के इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाते थे। लेकिन ये एंशिएंट इंडस्ट्री का, लेकिन देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती, क्यों स्टार्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर ये एनिमल्स का शिकार करते थे, और धीरे धीरे जो है इंस्ट्रूमेंट बनाने ने स्टार्ट किया, तो वो लकड़ी के और पत्थर के बनाए होते थे। शार्पन स्टोन्स यहाँ पे आपने देखा। तो यहाँ और भी कहते हैं कि ऑल प्रिमिटिव वेपन्स वर मेड आइदर ऑफ वुड और स्टोन। तो क्या किसके, पहले मैंने आपको बता दिया कि जो भी वो उनके प्रिमिटिव वेपन्स होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे, या वो लकड़ी के बने होते थे या वो पत्थर के बना होते थे। दीज वेपन्स वर सिम्बॉलिक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ दैट पीरियड। तो ये क्या था, ये एक सिम्बॉलिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक सिम्बॉलिक वेपन था, तब से ये स्टार्ट हुआ है। और हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट इंडस्ट्री से जो है ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, और तभी से जो है इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो चल पड़ा। तो इस तरीके से हम मेडिवल इंडस्ट्री में आते हैं। मेडिवल इंडस्ट्री में क्या है, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज स्टार्टेड ऑपरेटिंग सेपरेटली। तो क्या किया, डिफरेंट इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया काम अलग अलग काम जो है धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। जैसे क्या कि ब्लैक स्मिथ अपना काम करने लगा, मतलब वो अपने लिए बोली, गेदी, बेलचा और दीगर चीज़ें जो है वो बनाने लगा अपने यूज़ के लिए। लेकिन साथ साथ में और भी क्या चला, जैसे जैसे जो है ये चीज़ें बढ़ गई तो उन्होंने
इसका बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। तो कारपेंटर कारपेंटर अपना काम लकड़ी वगैरह का करने लगे। वीवर्स मीन्स बुनने वाले जो जो कॉटन का काम करने लगे, वो जो है स्वेटर्स अपने लिए बनाने लगे, कपड़े वगैरह। सेटअप इंडिपेंडेंट यूनिट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिपेंडेंट यूनिट खोले अलग अलग जगह, ब्लैक्समैन ने, कारपेंटर ने, वेवर ने, तो सारे जो है ये चीज़ें बनाने लगे। दस बिगन द स्पेशलाइजेशन ऑफ, तो क्या हुआ, जॉब्स की स्पेशलाइजेशन जो है स्टार्ट हुई। मीन्स कि ब्लैक कारपेंटर, वीवर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग स्पेशलाइजेशन हुई काम की। पहले तो सिर्फ शिकार के काम आती, लेकिन जब मेडिवल इंडस्ट्री आए तो मेडिवल इंडस्ट्री के अंदर मतलब बहुत सारा टाइम गुजरा। वो मैं आगे आपको एमसीक्यूज बताऊंगा, ये कब स्टार्ट हुआ कब नहीं, वो सारा बताऊंगा। Thus began the speculation of job. The medieval industrial age is the West can be divided into three distinct industrial system. तो medieval industry जो है ये क्या हुआ, इसको तीन ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया, डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर जो है इसको ब्रांच। कैसे, अब मैं यहाँ बताऊँगा कि फ्यूडल सिस्टम, गिल्ड सिस्टम और डोमेस्टिक सिस्टम, इसके अंदर जो है क्या क्या होने लगे ये मैं आपको बताऊँगा। अब हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, इसी मेडिवल के बीच में जो तीन पार्ट आए हैं आगे बिजनेस के, इंडस्ट्री के, ये 1, 2 और 3, ये इसको हम अब पढ़ेंगे। अब फेडरल सिस्टम को पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेडरल सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम द प्राइमरी इंडस्ट्री वाज एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती थी, वहाँ पर एग्रीकल्चर होता था। Few persons control vast tracts of lands each and they engaged and employed hundreds of workers to do the farming। क्या होती, बहुत सारी ज़मीन होती थी, लेकिन वो क्या करते थे, वो ज़मीन किसी एक इंसान के अंदर या दो इंसानों के अंडर होती थी, तो वो और लोगों को एम्प्लॉयज़ वहाँ पर लगाते थे, इंगेज करते थे उनको, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स जो थे उनको वहाँ पर फार्मिंग करते थे, और बाद में उसका बिजनेस या इस तरीके से ट्रेड वगैरह का काम जो है उसमें करने लगे बाद में। तो ये एक इनिशिएट हुआ कि इसका फेडरल सिस्टम में जब ये तीन ब्रांचेस हुई तो फेडरल सिस्टम में ये चीज़ थी। दिस सिस्टम वाज वॉक इन यूरोप बिटवीन 19 एंड 12 सेंचुरी। तो ये सिस्टम जो था कब स्टार्ट हुआ था, यूरोप के अंदर, कब, 9वीं और 12वीं सदी में, मीन्स के 9th एंड 12th सेंचुरी में। अंडर दिस सिस्टम द ओनर ऑफ द लैंड वाज कॉल्ड फ्यूडल लॉर्ड। तो जब इस दौरान, मीन्स कि जो एक दो आदमी होते थे, तो इस दौरान जो है वो ज़मीन का मालिक जो होता था वो क्या कहलाता था, फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। एंड पर्सन्स एंगेज बाय हिम वर कॉल्ड सेप्स। और जो उसके अंदर काम करने वाले लोग होते थे वो क्या कहलाते थे, सेल्फ। सेल्फ मीन्स स्लेव्स, SLAVES। स्लेव्स मीन्स क्या होता है, उसका मीनिंग जो निकलता है वो गुलाम होता है उर्दू के अंदर, मीन्स कि वो उसके अंडर काम करते थे। वर कॉल्ड सर्व, द सर्व्स वर virtually slaves ऑफ द feudal lords। feudal lords मीन कि जिसके अंदर ये, जिसको उसके दौरान जो लैंड का ऑनर होता था उसको feudal lord कहते थे, और ये लोग जो थे ये स्लेव होते थे किसके, feudal lord के। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। तो इसी तरीके से सेकंड है ये सेकंड यहाँ पर, और ये सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड हम पढ़ते हैं, ट्रेड एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग वेरियस ट्रेड्स केम इनटू बिगिन। तो गिल्ड सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही था जैसा फर्स्ट में था, लेकिन इन ट्रेड एसोसिएशन बनाई गई थी। पहले में तो एक या दो इंसान होते थे, लेकिन गिल्ड सिस्टम के अंदर एसोसिएशंस बनाई गई जो प्रेजेंट करती थी बहुत सारी ट्रेड्स को जो शुरू की गई थी उस दौरान। तो अब तीसरा है अंडर डोमेस्टिक। इन दिस सिस्टम देयर वाज नो प्लेस एंड नो रोल फॉर वेरियस गिल्ड्स एंड ट्रेड्स एसोसिएशन। तो इसके अंदर जो था कोई जगह नहीं थी, कोई रोल नहीं था, किसके लिए, फॉर वेरियस गिल्ड्स एंड ट्रेड एसोसिएशन के लिए कोई जगह नहीं थी। क्यों, इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि अंडर डोमेस्टिक सिस्टम ए हेड ऑफ फैमिली हु नॉर्मली वाज अ मास्टर craftsman controlled the entire production and everything was under his पर्सन। क्यों, यहाँ पर अंडर डोमेस्टिक के दौरान जब ये लोग क्या करने लगे, इनको सताने लगे, मीन्स कि ये पहले दो लोग थे, फिर तीन लोग आए, फिर किसी एसोसिएशन बनी, तो ये फ्लॉप होता रहा सारा सिस्टम। लेकिन आखिरकार जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रही तो क्या हुआ, हर घर के अंदर जो है एक हेड ऑफ़ द फैमिली होता रहा। वो नॉर्मली क्या करता रहा, वो जो भी काम क्राफ्ट्स वगैरह करते थे घर पर, तो वो खुद ही जो है हेड ऑफ़ द फैमिली उसको कंट्रोल करता था। इस तरीके से वो चीज़ें बनाकर जो है वो बेचते थे। तो
यहाँ पर बताते हैं कि प्रोडक्शन जो करते थे वो किसके अंदर होती थी, वो अपने ही अंडर होती थी, उनके साथ वो उनके मालिक होते थे। तो उसके बाद ब्रिटेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन 18 सेंचुरी। तो फ्रेंड्स हमने याद रखना है कि ये सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, तो ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन में। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन जो है वो माना जाता है क्या, ब्रिटेन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है कब स्टार्ट हुआ, 18 सेंचुरी में। तो फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगन इन इंग्लैंड एंड यूरोप देयर वाज अ लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट। क्या होता था, जब वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट हो गई, यूरोप के अंदर स्टार्ट हो गई, देयर वाज अ लार्ज इंडस्ट्री। तो वहाँ क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होने लगी, किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज वगैरह पे बेस्ड नहीं था। मैनी हिस्टोरियंस रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बहुत सारी मतलब हिस्टोरियन जो थे वो भेजे गए किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो बाद में उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स आगे कहते हैं कि प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोडक्ट विच हैज़ prepared by the poor peasant and astries artisans brought by the merchant in London because it was called a finishing center of the product। तो ये पहला पॉइंट मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर लोग जो बाहर से आने लगे वो हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान मीन्स के तब अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा तंग करने लगे, क्योंकि ये क्राफ्ट्स वगैरह बनाते थे, ये अपना काम जो करते थे। लेकिन इन्होंने जब वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह खोली तो ये वहाँ वहाँ से इनको इनको क्या करने लगे, वहाँ से लोग आने लगे, मर्चेंट आने लगे, ट्रेडर आने लगे, तो यहाँ के लोगों से सामान लेकर जो है वो जाने लगे। तो धीरे धीरे जो है उनकी बिगड़ती जाने लगी, तंग करने लगे उनको। तो आगे मैं बताऊँगा कि आफ्टर द प्रोडक्ट विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस ब्रॉड बाय द मर्चेंट इन द लंडन बिकॉज इट वॉज कॉल्ड फिनिशिंग सेंटर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट होता था यहाँ के बनाए हुए लोगों का, तो वो कहाँ लेके जाते थे, लंदन। और क्योंकि वहाँ जो है फिनिशिंग सेंटर माना जाता था किसका, प्रोडक्ट का। तो इसी तरीके से जो है फैक्ट्रीज के कहाँ पहुँची, इंग्लैंड में। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम बाय इन 1730s एंड द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन। तो पहला सिस्टम जो है वो किससे स्टार्ट हुआ, कॉटन से स्टार्ट हुआ। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड कॉटन मिल। तो ये कौन था, रिचर्ड आर्कराइट जो है इसने कॉटन मिल बनाई। स्पिनिंग जर्नी बाय जेमिस हैरग्रीव्स ने जो है 1764 के अंदर जो है इन्होंने कॉटन मिल जो है स्टार्ट की। आफ्टर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, और उसके बाद जो है इंग्लैंड के अंदर स्टील और आयरन की इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई। बाय द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन 1840 एंड इन द कॉलोनीज एंड इन 1853 एंड 1866 दे सप्लाई दिस रॉ मटेरियल एवरी ईयर। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताऊँगा कि जैसे ये स्टार्ट हो, रेलवे सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ, तो ये लोग क्या करने लगे, ये अपना रॉ मटेरियल जो है ये इंडिया में या दूसरी हर जगह जो है रेलवेज़ वगैरह के तहत जो है मटेरियल इलाकों में पहुंचाने लगे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बिफोर द एज ऑफ। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो थे वो कॉटन वगैरह लेके जाते थे मार्केट के अंदर। लेकिन जब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हिंदुस्तान जो है वो कॉटन के में फर्स्ट माना जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन होता था। तो ये लोग जो है लोगों को पैसे देकर तंग करते थे, यहाँ से ले जाते थे, और इस तरीके से इन्होंने अपनी मार्केट जो है वो इंग्लैंड यूरोप वगैरह ने लोगों ने बना ली। इसके बाद कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, तो बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट्स इन टेक्सटाइल। तो मशीन इंडस्ट्रीज वगैरह से पहले जो था सिल्क और कॉटन और गुड्स वगैरह जो थी इंडिया की क्या थी, डोमिनेटेड थी द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। तो यहाँ पर ये चीज़ें बनती थी, लेकिन यहाँ से ले जाकर वो लोग जो थे वो कहाँ बेचते थे उसको, बाहर मार्केटों में जो उसको बेचते थे। कॉर्सर कॉटन्स वर प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज बट द फाइनल वेराइटीज ऑफन केम इन इंडिया। ये कॉर्सर कॉटन जो है ये तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन मसला ये है कि ये फाइनर वैरायटी, अच्छी वैरायटी, अच्छा माल जो था वो कहाँ से मिलता था, इंडिया से मिलता था। इसलिए वो बाहर के लोग जो थे, यहाँ के लोगों को ये कॉटन वगैरह ये सामान लेकर जो है वो बाहर लेके जाते थे।
तो आर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इस तरीके से आर्मेनियन और पर्शियन मर्चेंट जो थे वो क्या करते थे, वो सामान लेके जाते थे कहाँ से, पंजाब से अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया, इन जगहों में जो है सामान लेके जाते थे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से वाइब्रेंट सी ट्रेड पोर्ट रूट, तो ये क्या था, ये था सूरत ऑन द गुजरात, coast connected India to the Gulf and Red Sea port, Masulipatam on the Coromandel coast and Hooghly and Bengal had trade links with Southeast Asian port। ये सूरत ऑन द गुजरात ये क्या था, हिंदुस्तान के साथ और बंगाल वगैरह के साथ मिल के साथ साउथ एशियन पोर्ट के साथ जो है ये बिजनेस का एक ट्रेड का एक क्या बनाता था, एक लिंक हो जाता था यहाँ से। A variety of Indian merchant and banker were involved in this network of export trade। तो इस चीज़ के अंदर ये सूरत आंध्र गुजरात इस दौरान जो था ये रेड सी पोर्ट्स वगैरह, बंगाल इधर से बाहर वेस्ट साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के अंदर जो मटेरियल जाता था हिंदुस्तान से, तो इसमें क्या थे, इसमें इंडियन मर्चेंट भी जो थे वो मिले हुए थे, वो यहाँ से माल जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। प्रोडक्शन कैरी गुड्स एंड सप्लाई एक्सपोर्टर, तो क्या करते थे, एक्सपोर्टर जो थे बाहर के लोग जो थे उनको क्या करते थे, सप्लाई करते थे। देखिए एडवांस टू द वीवर्स प्रोसीड द वोवन क्लॉथ्स फ्रॉम वीविंग विलेज एंड कैरी द सप्लाई टू द पोर्ट। वो क्या करते थे, बाहर के लोग जो थे यहाँ से माल लेके जाते थे, वो यहाँ के लोगों को फंसाने के लिए यहाँ के लोगों को तंग भी करते थे और ये कहते थे कि आप जो है माल हमें जल्दी तैयार करते दो, और इवन ये भी करते थे कि यहाँ के लोगों को क्या देते थे, एडवांस पैसे देते थे। एडवांस किसके लिए, ताकि आप जल्दी जल्दी जो है वो माल बनाओ, माल वो और क्लॉथ वगैरह जो है यहाँ से लेकर आप हमें जल्दी एक्सपोर्ट कर सको, हमें सप्लाई कर सको। तो इस तरीके से बाई 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय द इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन। तो 1750 के अंदर क्या हुआ, ये नेटवर्क जो था ये सिस्टम ख़त्म हुआ, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ ये ख़त्म हुआ। क्यों, क्योंकि उस दौरान जो है वर्ल्ड वार हुआ और वर्ल्ड वार की वजह से जो है यहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले जो है लोग यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा तंग करते थे बाहर के लोग, उसके बाद एक फ़ायदा उठाया यहाँ के लोगों ने, तो वो जो है इन्होंने बाहर के लोगों से लिंक करना छोड़ दिया। और ये लिंक वाई, बिकॉज यूरोपियन कंपेनियंस ग्रेजुअली गेन्ड पावर, फर्स्ट सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्राम लोकल कोर्ट्स, देन मोनोपोली राइट टू ट्रेड। इन्होंने इन लोगों ने इससे पहले क्या किया था, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ब्रेक डाउन क्यों हुआ, क्योंकि बाहर के लोगों ने यहाँ पर आके धीरे धीरे कब्ज़ा करने लगा। क्यों, खासकर हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कब्ज़ा करने लगा। तब तो अभी हिंदुस्तान नहीं नाम पड़ा था, लेकिन अंग्रेज़ों वगैरह के अंडर था। तो धीरे धीरे जो है बाहर के लोग क्या करने लगे, वो यहाँ पे बसने लगे। पहले उन्होंने क्या किया, वैरायटी ऑफ कंसेशन पे उन्होंने सिक्योरिंग पाली, उसके बाद लोकल कोर्ट्स वगैरह इस तरीके से राइट टू ट्रेड जो है उन्होंने पाली और ज़बरदस्ती जो है यहाँ के लोगों पर करने लगे। तो वाइल सूरत एंड होगली डिकेट, बॉम्बई एंड कलकत्ता ग्रीव। तो इसी दौरान क्या हुआ, बॉम्बई कलकत्ता, दिस इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। तो इस दौरान क्या हुआ, थोड़ी डेवलपमेंट की एक जो है वो मुंबई और कलकत्ता के अंदर जो थोड़ी शुरुआत सी हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टू एलिमिनेट कंपटीशन, कंट्रोल कॉस्ट एंड एश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सेल गुड्स। दिस दे डिड विद सीरीज ऑफ स्टेप। उन्होंने क्या किया, बाहर के लोगों ने क्या किया, जैसे जो है ब्रेक डाउन थोड़ा सिस्टम होने लगा, वो क्या करने लगे कि एलिमिनेट करने लगे, कंपटीशन उन लोगों ने लगाया। क्यों, वो अपना माल बनाकर जो है यहाँ से उस दौरान उन्होंने ये भी कहा, यहाँ के लोग क्या करने लगे थे कि अपना माल बनाने लगे थे, जो मैंने आपको पहले बताया। तो अब बाहर के लोग क्या चाहते थे कि हम जो है वो बिज़नेस हर जगह हमारा हो, लेकिन यहाँ के लोगों को अपना कोई ट्रेड सिस्टम नहीं था, अपना बिज़नेस नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा सिस्टम जो है वो बने। तो बाहर के लोगों ने क्या शुरू कर दिया, वो एलिमिनेट करने लगे और यहाँ से जो है कॉटन वगैरह ले जाने लगे, बाहर से वापस बना के उसको यहाँ के लोगों को जो है बहुत सस्ते में बेचने लगे। क्यों, वो चाहते थे कि यहाँ के लोग जो है वो क्या हो जाएं, वो बैठ जाएं, वो तंग होकर बैठ जाएं और वो जो है माल हमें बेचने लगे। तो दे एलिमिनेट एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड अपॉइंटेड पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमास्ता टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। तो उन्होंने ये एक और भी क्या किया कि एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, एक पेड सर्वेंट जो है
अपॉइंट किया, उसका नाम क्या था, गुमाश्ता था। किसको इस्टेब्लिश करने के लिए, डायरेक्ट कंट्रोल, ताकि व्यूवर्स के ऊपर करे। क्यों, मतलब जो लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह बनाते थे, तो क्या करने लगे, यहाँ के लोगों के साथ झगड़ा झगड़ा करने लगे। फिर से यहाँ झगड़ा झगड़ा क्लैशेस विद व्यूवर्स बिकॉज दे वर आउटसाइडर, एक्टेड एरोगेंटली एंड ऑफन पुनिश द व्यूवर्स। क्या करते थे, यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे, तो यहाँ के लोगों को मजबूरन जो है वो काम करना पड़ता था। लेकिन आखिर तंग होकर जो है वो सिस्टम ऑफ एडवांस, तो सिस्टम ऑफ एडवांस यहाँ शुरू हो गया। मीन्स के लोन जो है वो लोगों को देने लगे, वो मतलब किसी तरीके से लोन देके वो अपना काम जो है लेने लगे, वो लोगों को बेवकूफ़ बना के। क्योंकि गुर्बत होती थी तो लोग जो है वो लोन लेते थे, वो बिज़नेस करना चाहते थे, ट्रेडिंग करना चाहते थे, एक्सपोर्टिंग करना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा माल जो है सस्ते में बिके और हमारा माल बिके, ये उनका मकसद होता था। लेकिन बाहर के लोगों ने जब क्या क्या शुरू किया, बाहर के लोगों ने जो है वीविंग वगैरह जो है शुरुआत की, यहाँ से ले जाते थे और बाहर से वापस जो है वो सस्ता बेचते थे। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों का काम नहीं चलता था। तो वो लोन देकर जो है यहाँ के लोगों को फंसाने लगे। तो एक्सपोर्ट मार्केट इन इंडिया, तो मार्केट जो है एक्सपोर्ट किस तरह करने लगी इंडिया की, कैसे कोलैप्स हुई क्या। तो एज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के अंदर जो है वो कॉटन इंडस्ट्री जब डेवलप हुई, द इंडस्ट्रियलिस्ट परस्यूड द ईस्ट इंडियन कंपनी टू सेल ब्रिटिश मर्चेंट्स गुड इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, ये मैं पहले आपको बता दिया कि जब उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो है इंडस्ट्री सिस्टम जो है वो डेवलप कर दिया, तो वो क्या करने लगे, वो जो है यहाँ पर आकर सस्ती चीज़ें जो है वो बेचने लगे और यहाँ के लोगों को तंग करने लगे। तो विच रिजल्टेड इनटू द कोलैप्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिश गुड्स आर वेरी चीप दैट आर वीवर कुड नॉट इजली कम्प्लीट विद देम। तो यहाँ के लोग जो हैं उनके साथ तो कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो है सस्ते माल में माल बेच रहे थे। तो यहाँ के लोग जो है उस तरीके से नहीं करते, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले एंशियंट इंडस्ट्री अभी तक कंप्लीट की, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आई, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट और भी थे, वो भी हमने जो है इसमें पढ़ ली। तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे। तो मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, मॉडर्न इंडस्ट्री इन द कंट्री बिगन अबाउट द 1850। कब ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है ये कहाँ कब स्टार्ट हुआ, 1850 से लेकर 1860 में। देखिए, व्हेन द फर्स्ट कॉटन एंड जूट मिल्स वर ओपन, तो ये कहाँ, ये सबसे पहले जो है फर्स्ट कॉटन और जूट मिल जो है ओपन हुई कब, 1850 में। ये मॉडर्न इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल इन बम्बई सेटअप एंड वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। तो 1854 के अंदर जो है फर्स्ट कॉटन मिल जो है बम्बई के अंदर सेटअप हुई और उसके बाद प्रोडक्शन जो है 2 साल के बाद वहाँ पर होने लगी। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप 1852। तो फ्रेंड्स, ये डेट्स जो है याद रखने की, ये आपको ज़रूर याद रखनी है, एग्ज़ाम में आपको ये बहुत काम देंगी। और ये आपको पूछा जाएगा कि फ़र्स्ट कॉटन मिल जो है कहाँ स्टार्ट हुई, तो ये 1854 में हुई और बम्बई में हुई। और फर्स्ट जूट मिल जो है कहाँ सेटअप हुई, 1855 में हुई और कहाँ, कोलकाता में हुई। एंड अनदर वन आफ्टर 7 year इन 18, और उसके बाद फिर से 1812 मीन्स 1862 में जो है वो नेक्स्ट जूट मिल जो है वो सेटअप हुई कहाँ, कोलकाता के अंदर। इन 1860s in North India, the Ilgin mill was started in Kanpur and a year later the first cotton mill of Ahmedabad was set up. उसके बाद जो है अहमदाबाद के अंदर भी कब, 1860 के अंदर जो है वो कॉटन मिल सेटअप की गई। तो बाय 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगन प्रोडक्शन। तो 1874 के अंदर जो है मद्रास में भी वीविंग और स्पिनिंग स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और ये क्या था, ये स्वदेशी मूवमेंट क्या थी और वर्ल्ड वार से यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century ऑफ सीरियस ऑफ चेंज affected the pattern of industrialization as Swadish movement gathered momentum, nationalist mobilized people to boycott foreign clothes। यहाँ पर आपको और समझ आ गया होगा। The first world war created dramatically new situation, new British mill busy with war production and in factories were called open to supply war needs like jute bags, cloths for army, tents and leather boots, horses and mule saddles। तो इस तरीके से वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हुआ, ड्रामेटिकली एक न्यू सिचुएशन जो स्टार्ट हुई, क्योंकि ब्रिटिश मिल बिजी विद, ब्रिटिश मिल जो थी वो किसके साथ बिजी हो गई, यहाँ पे हिंदुस्तान लोगों ने फ़ायदा उठाया। बाहर के लोग जो थे वो क्या थे, बिजी थे। ब्रिटिश लोग जो बिजी थे किसके अंदर, वार के अंदर, लेकिन इंडियन लोग जो है उसके अंदर
उस वक़्त अपनी चीज़ें बूट, हॉर्स, क्लॉथ्स, आर्मी टेंट्स और लेदर दूसरी चीज़ें जो है वो म्यूल सैडल्स वगैरह जो है वो बनाने लगे। तो यहाँ जो है यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो उसके बाद 10 ओवर द वार ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड एंड मैन्चेस्टर्स कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट। तो क्या हुआ, जब वार हुए तो उसके बाद जो है बाहर के लोग जो है इंडियन मार्केट पे अच्छे से कब्जा नहीं कर पाए, वो रिकैप्चर नहीं कर पाए, यहाँ के लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए, यहाँ के लोगों ने उनको उतना भाव नहीं दिया तब। तो इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश कोलैप्स्ड आफ्टर द वार। तो ब्रिटिश की इकोनॉमी जो है तब क्या हो गई, कोलैप्स्ड हो गई, ख़त्म हो गई, कम हो गई। तो इसमें जो है यहाँ हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उठने का एक मौका मिला। इस तरह द टू वर्ल्ड वार्स आल्सो सेलिब्रेटेड द एडवांस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये द टू वर्ल्ड वार्स आल्सो एक्सीलरेटेड द एडवांस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसमें आप को पता चलेगा कि क्या है। इंडियंस फर्स्ट रेलवे प्रपोजल वर मेड इन मद्रास इन 1832। ये फर्स्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपको सवाल पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1832 में जो है फर्स्ट रेलवे प्रपोजल जो है वो बना था। उसके बाद रेड हिल रेलवे द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेन, मतलब कि सबसे पहली ट्रेन जो है कब शुरू हुई थी, फ्रॉम रेड हिल्स टू चिंता ड्रिपाइड ब्रिज इन मद्रास इन 1837। 1837 में जो है वो पहली ट्रेन जो है वो शुरुआत हुई थी। ये लॉन्च कब हुई थी, इट वाज हॉल्ड बाय अ रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड बाय विलियम एवरी। तो विलियम एवरी ने जो है इसको मैन्युफैक्चर किया था। बिल्ट बाय अर्थर कॉटन, द रेलवे वाज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लैटेराइट स्टोन फॉर रोड बिल्डिंग वर्क इन मद्रास। तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी जो है ये सवाल है कि सबसे पहले रेलवे प्रपोजल जो है कब स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फर्स्ट जो है रेलवे कब आया था हिंदुस्तान के अंदर, और कहाँ से कहाँ तक चला था, रेड हिल्स से चिंता दिपाइस तक। तो फ्रेंड उसके बाद द कंट्रीज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन विच ran between Bombay's Bori Bandar station and Thain on 6 अप्रैल 1853। कंट्री की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो थी कब चली थी, ये बिटवीन बम्बईज बौरी बंदर और स्टेशन और थैन स्टेशन के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 को। वाज डेडिकेटेड बाय लॉर्ड डलहौसीज। तो ये किसने बनवाई थी, ये डलहौसीज ने ये 1853 में रेल चलाई थी। दिस डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ कंसीडरेबल ग्रोथ विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से डेवलपमेंट्स शुरुआत हुई, एक असर रहा इकोनॉमिक्स पे धीरे धीरे बढ़ने का। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम आगे चलेंगे। द कंट्रीज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन बिटवीन, ये कब चली, कंट्री की सबसे पहली ट्रेन जो है वो कब चली, तो ये कब चली, बॉम्बे बोरीबंदर स्टेशन और थैन, कब 16 अप्रैल 1853 में, डेडिकेटेड बाय लॉर्ड डलहौसिया। तो फ्रेंड्स इसके बाद on the most important innovation industrial after the independent has the introduction of 5-year plans। उसके बाद जो है 5-year plans जो वो स्टार्ट हुए and direct participation by the government of industry as expressed in the industrial policy resolution since the nation has been committed to a mixed economy or the balance between the public and private sectors। तो फ्रेंड्स इस तरीके से न्यू 1956 के अंदर जो डबल अप्रोच टू इंडस्ट्री बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन 1956 द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन जो है अबॉलिश हुआ, पब्लिश्ड हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज A, B एंड C। तो ये कैटेगरीज आप फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो द प्री रिफॉर्म डॉग फेज एंड द पोस्ट रिफॉर्म ब्राइट फेज। तो पहले उस अंधेरे से जो है वो ब्राइट की तरफ कैसे आई, उसके बाद हम आपको वो चीज़ बताएंगे। लेकिन आज जो है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स। जो बहुत ज़रूरी पार्ट होगा वो आगे आपको दिखाया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे MCQs होंगे। अगर कोई गलती होगी इस वीडियो के अंदर आपको सुनाई, आपको समझ में आई होगी, तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा आपने और भी कुछ पूछना हो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।